बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त सिफारती तौर पर दिफाई सलाहियतों को मनवाकर तरक्की और कामयाबियों का सफ़र तेज़ी से तय कर रहा है। इसके बाद पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई, और इस मुआहदे के बाद बहुत सारे जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान से इस तरह की शराकत दारी करने पर ख्वाहिशमंद भी हैं। यकीनन ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है और दुनिया ने इसको एक्नॉलेज भी किया है। नाज़रीन, इस वक्त इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस बढ़ी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूएस मिशन पर मौजूद हैं और कुछ देर लम्हे बाद ही वो यूएन जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे और जहां खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल भी होगा और जो दीगर तवज्जो तलब जो इशूज़ हैं जैसे गज़ा बहरान है या मसला कश्मीर है, इस पर आलमी दुनिया का एक बार फिर जो है वो तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। लेकिन साथ साथ दहशत गर्दी, क्लाइमेट चेंज, मसला कश्मीर, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस करेंगे। सो इसी हवाले से बात होगी। लेकिन इस वक्त जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो उन्होंने अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की है और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर की जानिब से ख़वातीन के हवाले से जो है चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़िद की गई थी, जहाँ पर इसहाक डार साहब ने अपनी स्पीच की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिनफी मसावत पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में किरदार अदा कर रही हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो है वो पाकिस्तान बेहतर इक़दाम कर रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ, बड़े मोअज़्ज़ज़ मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब हैं, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन। साथ साथ हमें IR एक्सपर्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ज्वाइन कर सके और हमारे साथ स्टूडियो में बैठे सीनियर तज़कियाकार सैयद ओन शिराजी। तमाम मेहमानों को मैं वेलकम करना चाहूँगी। मुनीर साहब, UN जनरल असम्बली का 80वां इजलास जो है वो होने जा रहा है और 193 ममालिक के जो नुमाइंदे हैं इसमें शिरकत करेंगे। पाकिस्तान भी इस वक्त, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत कामयाबियां समेट कर जो है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, आप पाकिस्तान की इस सिग्निफिकेंस के साथ जो है UN जनरल असम्बली में शिरकत को किस तरह इवेल्यूएट करेंगे? जी, पहली चीज़ तो ये यूनाइटेड नेशंस की 80th एनिवर्सरी है। यहाँ काफ़ी तवज्जो दी जाएगी कि यूनाइटेड नेशंस को कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वगैरह। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ख़ुद के जो मसले हैं, जिसमें कश्मीर सब में अहम मसला है, दहशत गर्दी दूसरा मसला है, और जो तीसरी चीज़ है कि जो हमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे जो हमारी तवज्जो है उसके ऊपर भी हमारी कोशिशें यहीं होंगी इन सब मसलों पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस करने के लिए। पूरी दुनिया में इस वक्त सब में अहम जो मसला सामने आया है वो जो जंग जारी है गाजा में, और इजराइल की जितनी एग्रेशंस हुई हैं पूरे खित्ते में, सब उनकी जो हमसाए हैं सब के खिलाफ उन्होंने कुछ न कुछ तरीके से जंग जारी की है। जेनोसाइड जारी है गाजा में। एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक की इम्कान नज़र आ रहे हैं। खित्ते में कतर के ऊपर हमला हुआ है। दूसरे जो ममालिक हैं वो भी खौफ देखते हैं कि इजराइल पता नहीं क्या करेगा। तो फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में, और इसके ऊपर जैसे आपने जिक्र किया इस्लामी ममालिक जो हैं वो साथ में मिल रहे हैं, और वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, जो दीगर मुल्क हैं OIC के और अरब लीग के। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं इन सब मसलों पर। ठीक है मुनव्वर साहब, 80th कॉन्फ्रेंस है, यकीनन एक यूनाइटेड नेशन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जितने भी इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि गुर्बत हो गई या दीगर मामलात हो गए, जंग हो गई, इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो गई, अब क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, एक तरफ फ़लस्तीन का इशू है, एक तरफ कश्मीर का इशू है। लेकिन सर, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर UN का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोग्रेसिव रहा है? जी शादिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूं कि इस वक्त की जो मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें सबसे अहम सवाल ही ये है, और ये सवाल जुड़ा हुआ है आपके जो करंट इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि शेक है इस वक्त, जिसको हम लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं। और इसकी बदकिस्मती ये है कि इसको बनाने वाले इसे छोड़ रहे हैं और नई ताकतें इसे मजबूत बनाना चाहती हैं।
इसके साथ साथ आप देख रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की कमजोरी की एक वजह जो कमजोरी है इंटरनेशनल लॉ की और इंटरनेशनल रिजीम्स की, जो कि इरोड होते हुए नजर आ रहे हैं, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की लाइक आईसीजे वगैरह। और इसके साथ साथ जो दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से कश्मीर का मसले का आपने जिक्र फरमाया, फलस्तीनियन इशू और स्पेशली गजा की जो सूरत हाल है, इसने इसे और पेचीदा कर दिया है। साथ में क्लाइमेट का जो इशू है उस पे भी अब तक बातें तो होती रही हैं, लेकिन अमल दरामद उस अंदाज से हमें नजर नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ जो टेररिज्म एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल हो रही है, बिलखुसूस इजराइल और भारत की तरफ से, वो एक अहम और रीजन है जिसके बायस इस तरह का जो निजाम है उसके अंदर सवालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत बिल्कुल खत्म हो गई है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कम से कम ये एक कंसल्टेटिव बॉडी जरूर है, कम से कम यहाँ पे दुनिया के नुमाइंदे आकर मुशावरत जरूर करते हैं। कम से कम अगर उनकी रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती तो अखलाकी तौर पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जरूर बना सकते हैं, जैसे फलस्तीन की रिकॉग्निशन के हवाले से इस वक्त हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, जहां पे 140 ममालिक ने पहले तस्लीम किया, और अब ग्लोबल नार से जैसे बरतानिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, बेल्जियम हो गया, ये ममालिक, इन ममालिक ने भी तस्लीम किया, फ्रांस और बाकी ममालिक भी उसे तस्लीम करने जा रहे हैं। तो 150 से जायद ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे, तो एक अखलाकी और सफारती दबाव आपको नजर आएगा। और अगर यूनाइटेड नेशन की नाकामी या कमजोरी नजर आती है तो उसी सूरत में फिर एक नए डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट बनते नजर आ रहे हैं, बिकॉज इस अनार्किक वर्ल्ड में आपको सेल्फ हेल्प की जरूरत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल है। तो लिहाजा इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है हमारे सामने है, जिससे अनकरीब टर्की और ईरान जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है औन साहब, इस वक्त हम खित्ते में देख रहे हैं कि अमन सलामती को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर यूनाइटेड नेशन का हम प्लेटफॉर्म देखें तो सलामती और अमन के लिए जो है वो मरकज़ी सुतून समझा जाता है। आप क्या समझ रहे हैं कि इस बार जो है इस इजलास में क्या कुछ होने की तवक्कुआत हैं, बिलखुसूस जो डिस्प्यूट खित्ते में चल रहे हैं और इसराइल की जो जारियत है उसको लेकर? शादिया देखें, बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, और एक वक्त में जब जनरल असम्बली का इजलास होता है तो तमाम दुनिया के ममालिक की नुमाइंदगी होती है। वहाँ पे ना सिर्फ साइड लाइन मुलाकातें तो होती ही होती हैं, जो तकरीर की जाती है, जो अहम ममालिक की जानब से वो पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाता है। अब ख़ास करके 10 मई के बाद जो पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई और जिस अंदाज में दुनिया भर ने देखा कि पाकिस्तान एक अस्करी ताकत है और पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, जो ना सिर्फ आप ये कहें आबादी में बड़ा है, रकबे में बड़ा है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान से उसका जो आप कहें दफाई बजट है वो भी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। तो पाकिस्तान ने जैसे नाको चने चबवाए, तो उसके बाद अब जो वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे उसको बड़ा और मैनी में लिया जाएगा। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अस्करी सतह पे अपनी ताकत मनवाई है, बल्कि सफारती सतह पे आप अगर पिछले 6 से 8 माह को देखें तो सफारती सतह पे पाकिस्तान एक नए रंग में सामने आया है। एसयू इजलास के दौरान आपने देखा कि किस अंदाज में जो चाइनीज सदर थे और व्लादिमीर पुतिन और ये सारे वजीर आजम शहबाज शरीफ जब इकट्ठे चल रहे थे, तो ये जो पिक्चर थी इसने दुनिया को बड़ा एक आप ये कहें इंप्रेसिव किस्म का पैगाम दिया। तो वजीर आजम की मुलाकातें हैं मुसलमान ममालिक जो हमारे ब्रदर मुल्क हैं उनके सरबराहान के साथ, और वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में एक मैं जो बात अक्सर कहता हूं कि उनके पर्सनल रिलेशन हैं, मतलब वो बड़े कंफर्ट लेवल पे आपने तस्वीरें वीडियोस देखी होंगी डिफरेंट फोरम्स पे, जब वो मुख्तलिफ ममालिक के जो उनके सदर और वजीर आजम से मिलते हैं तो बड़े उनके इस अंदाज में जैसे दोस्ती होती है, मुस्कुरा रहे होते हैं, कहके लगा रहे होते हैं, और एक जैसे बचपन के दोस्त इकट्ठे बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं ना, इस अंदाज में। तो ये बड़ा मुस्बत एक तासुर होता है, आलमी डिप्लोमेसी में इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इससे पहले जो इस तरह के मौके थे उनको बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज किया, और अभी भी UNGA
इलाके में वज़ीर आज़म और उनकी जो टीम है, ख़ास करके वज़ीर ख़ारजा की बात करें, वज़ीर इत्तलात की बात करें, जिस अंदाज में वो मीडिया के महाज पे चीज़ों को लेके आते हैं, तो मजमूई तौर पे एक बड़ा बेहतरीन पैकेज है पाकिस्तान का, जो आपने देखा कि हर गुजरते दिन के साथ साथ पाकिस्तान जो अस्करी तौर पे जो है सिपह सलार की सरबराही में मजबूत हो रहा है, तो उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक तौर पे भी पाकिस्तान ने अपना भरपूर इंप्रेशन कायम किया। मुनीर साहब, यही जो बात करें ऑन शिराजी साहब के, हमने देखा था कि मई में जब भारत ने हम पर हमला किया था और हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, और हमारी जो दिफाई सलाहियत थी वो इस तरह से थी कि ना को चने चप गए थे भारत के, और पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया इस बात को कि आया न्यूक्लियर पावर होने के बाद पाकिस्तान भारत को शिकस्त देने के बाद सीज फायर पर रजामंद हुआ सबसे पहले। उसकी वजह यही थी कि वो खित्ते में अमन चाहता था। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसको लेकर फिर एससीओ में हमने जो तमाम मनाजिर देखे उसको लेकर, और बिलखुसूस अब सऊदी अरब के साथ जो हमारा हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान की यूएन जनरल असेंबली में शिरकत को कितना अहमियत मिलेगी? ये देखिए, पाकिस्तान की अहमियत तो हर वक्त है। पाकिस्तान दुनिया में 5वां मुल्क है पॉपुलेशन वाइज जी। अब हमने दिखाया है कि हमारी दिफाई भी है जो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकती है, और हमने अपनी डिप्लोमेसी भी जाहिर की, और हमारे जो ताल्लुकात हैं सब बड़े मुल्क जितने भी सुपर पावर्स हैं उन सब के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे खित्ते में जो मुल्क हैं उन सब के साथ बकाया इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान एक अहम पोजीशन में है, जैसे मैं कहता हूँ स्वीट स्पॉट इन डिप्लोमेसी, और इसका हमने पूरा फायदा उठाना है। ये पोजीशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करना है सॉल्यूशंस को। जो हमारी सलामती काउंसिल की मेंबरशिप है 2 साल की, उसको हमने पूरा इस्तेमाल करके जो दुनिया के मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी तरफ से जो कुछ हम जिस तरह से भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम आगे मजबूत कर सकते हैं, ये मौका हम उठाकर वो ऑब्जेक्टिव्स को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है हमें। ठीक है मुनव्वर साहब, जैसे कि मुनीर साहब ने कहा कि हम सलामती कौंसिल के रुकन की हैसियत से अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए जो है वो बड़ा ही फ़रोग दे रहा है पाकिस्तान इसको। अब पायदार तरक्की समेत जो इलाकाई ताउन है, सूरत हाल है, जैसा कि मैंने बात की इजराइल और गाज़ा के ऊपर, और दीगर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं कश्मीर के हवाले से भी, इन तमाम चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की जो हमेशा से पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठाता रहा है, उठाएगा इस बार भी, लेकिन अहम चीज़ जो है उनमें और दीगर इश्यूज़ भी शामिल है, जैसे कि दहशतगर्दी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गए। इन तमाम चीज़ों को लेकर पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान का किरदार तो बड़ा वाज़ेह है, और जिस अंदाज से मुनीर अकरम साहब ने बड़े ब्रीफली इशारा दिया सारी चीज़ों की तरफ, पाकिस्तान की एक तारीख रही है, और पाकिस्तान की तारीख में 3 C's फॉरेन पॉलिसी या एक्सटर्नल बिहेवियर के हवाले से नोन है, जिसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी। अब ये जो कोऑपरेशन है वो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ करते हैं, और कोऑर्डिनेशन के अंदर विद इन रीजन एंड बियॉन्ड रीजन आप मुख्तलिफ इशूज के ऊपर सबके साथ चलते हैं। तो पाकिस्तान का किरदार इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर है जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि इस मल्टीपोलैरिटी को बचाना चाहता है, और मल्टीलैटरल फोरम्स की इज्जत करता है, तकरीम करता है, और उसकी बका की जंग लड़ रहा है। यही वजह है कि ये जो एससीओ का इजलास हुआ था, इस एससीओ के इजलास में जो 5 की एजेंडा सेट हुए थे, उसमें एक ये था कि मल्टीपोलैरिटी को मजबूत करना है, अक़वाम मुत्तहिदा को एम्पावर करना है, और एससीओ के इजलास में पाकिस्तान भी मौजूद था, और एससीओ का एक इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्री है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का किरदार तो इसमें हमेशा वाज़ेह है। और वैसे भी एक पीस थीरी है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सैल्वेशन। वो थीरी ये कहती है कि जहां अमन होता है खुशहाली वहीं पे आती है। कभी भी खुशहाली जंगो जदल वाले इलाके में नहीं आती।
तो लिहाजा जो अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद है या उससे पहले लीग ऑफ नेशन का वजूद आया, उसका पर्पस भी ये था कि दुनिया के अंदर अमन को कायम किया जाए ताकि प्रॉस्पेरिटी को लेकर आगे चला जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब कुछ कौमें ऐसी हैं जो कि न रिजीम्स को तस्लीम कर रही हैं, न अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस की पाबंद है, न बैनुल अक़वामी कवानीन की तकरीम करती हैं, और वो जब अपनी हुदूद से बढ़कर जो ममालिक की खुद मुख्तियारी है उसकी भी वायलेशन करते नजर आ रही है। मुनव्वर साहब, इसमें तो इजराइल और भारत ही सर-ए-फहरिस्त है जो कि वायलेशन कर रहा है। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। और आप देखें ना, जिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में शाजिया हम रहते हैं, वहां पे आप उनसे डिटेच होके नहीं रह सकते। ये नहीं है कि अगर वो वाकया मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। 9/11 हुआ, पूरी दुनिया को उसने लपेट में लिया। तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, उससे दुनिया डिटेच होके नहीं रह सकती। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर मुजाहरे वेस्ट के अंदर फलस्तीन के हवाले से हमें नजर आ रहे हैं। और इटली में तो आज की रिपोर्ट ये थी कि 60 उसके बड़े शहरों के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं, और वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इजराइल पे सैंक्शंस आयद करें जिस तरह से स्पेन ने आयद की है। तो लिहाजा पाकिस्तान सर फहरिस्त है, और मैं समझता हूं कि चाइना के साथ मिलकर और बाकी ममालिक के साथ मिलकर वो इस मल्टीलैटरल फोरम को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी और सारी रखेगा। ठीक है ओन साहब, अब ये जो साइडलाइन में भी मुलाकातें हैं और मुमकिन तौर पर ट्रंप, अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात है, और यकीनन 1-to-1 मुलाकात है, बड़ी अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को 1 महीने में जो है वो प्रोटोकॉल देकर जो उनको मेहमान बनाया गया। सेंटकॉम की जो तकरीब थी वहाँ पर भी आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि अब आलमी दुनिया में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार नज़र आ रहा है, और बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब भारत को शिकस्त दी, SCO इजलास में हम फ्रंट लाइन में थे, इत्तेहादियों के साथ हमारी मूवमेंट थी, उसके बाद सऊदी अरब के साथ जो अभी हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है, क्या तवक्कुआत हैं ट्रंप के साथ मुलाकात में? देखिए, बड़ी मुस्बत तवक्कुआत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की लीडरशिप की और पाकिस्तान की आवाम की बड़ी खुल के तारीफ़ की है, और बहुत सारे मौक़ों पे की है, कोई 1-2 मौक़े पे नहीं। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाया, ख़ास करके राफ़ेल जो गिराए, उसका भी वो जिक्र करते रहे। और पाकिस्तान, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर ताकत होते हुए, पाकिस्तान ने अप हैंड होते हुए इस जंग में फिर सीज़ फायर किया, और ये एक ऐसे रियासत की, एक ऐसे मुल्क की निशानी होती है जो अमन पसंद होता है, और डोनाल्ड ट्रंप इसकी बड़ी कदर करते हैं, और उन्होंने इस पे बारह तौर पे बात किया है। देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले तक बड़े ऊंच नीच का शिकार थे, नशेबो फराज था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के बड़े क्लास के ताल्लुकात चल रहे हैं अमेरिका के साथ। और आने वाले दिनों में जिस तरह वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात होगी और फील्ड मार्शल साहब की पहले मुलाकात हुई थी, और जिस अंदाज में जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान को ट्रेड पार्टनर बनाएंगे, और पाकिस्तान का भी हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब भी हमारे साथ उन्होंने अगर बात की या किसी फोरम पे बात की, तो वो एड नहीं ट्रेड की बात करते हैं, और पाकिस्तान हमेशा ट्रेड चाहता है। तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है, जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अब इसको यूटिलाइज करे, मुअस्सर अंदाज में यूटिलाइज करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, उसके साथ साथ आप इस मौके को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आप सऊदी अरब के साथ आपने एक पैक्ट साइन किया, तो उसको आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं। ईरान के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके साथ साथ दीगर ममालिक, और फिर यूएस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी जानब आपने देखा है कि खिंचाव की कैफियत है यूएस और इंडिया के रिलेशन में, तो वो भी एक बड़ी वजह है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान की कुर्बत में है। तो हमें मजमूई तौर पे इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म साहब की टीम ने बड़ी बेहतरीन तैयारी की हुई है, तो हमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप से वो चीज़ें लेनी होंगी जो हमारी ट्रेड को बढ़ाएं, जो हमारा एक आलमी लेवल पे जो एक तशख़्ख़ुस है उसको बेहतर करने में मददगार साबित। ठीक है मुनीर साहब, यही सवाल आपसे मैं इस तरह करूंगी कि ट्रंप की दीगर आलमी मुस्लिम रहनुमाओं से जो मुलाकात भी होगी
होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी। अब जैसे ऑन साहब ने कहा कि अमेरिका इंटरेस्टेड है, एक तरफ तो हमारे माइंस एंड मिनरल्स में, जैसे कि हमारे फील्ड मार्शल ने भी बात की थी और यकीन दहानी कराई गई थी कि जी वो इन्वेस्ट करेगा अमेरिका। दूसरा, हम ट्रेड के हवाले से भी बात कर रहे हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम बारहा दुनिया को बावर कराते रहे हैं कि भारत जो है जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलविस रहा है, वो सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर्स करता है बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनको, फितना उल खवारिज को। ये मामले को लेकर यकीनन डिस्कशन होगी उस पर जब मुलाकात होगी। मुनीर साहब? जी, मेरे ख्याल में होनी चाहिए। जी सर। जी, मेरे ख्याल में ये डिस्कशन होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है अफगानिस्तान से और बाकी जगहों से, उसके ऊपर हमने पूरी दुनिया को बताना है और उसको रोकने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि ये उनकी प्राइमरी स्ट्रेटजी है, हमें सबटाज और डिस्टेबलाइज करने की पाकिस्तान को। तो इस पे ऑब्वियसली हमने दुनिया की जो इस पे ले आनी है। पर मेरे ख्याल में इस किस्म की जो मल्टीलैटरल फोरम है, यहाँ हमने जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बढ़ाना है। हमने देखना है कि किस तरह से कश्मीर पे हमारा जो सपोर्ट है इंटरनेशनल वो बढ़ जाए, किस तरह से हिंदुस्तान की जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, जो एग्रेसिव जो उनकी रवैया है हमारी, वो डायलॉग विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इस मल्टीलैटरल। ठीक है, तो मुनव्वर साहब, यकीनन इस जो डिस्कशन होगी उसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात होगी, क्योंकि अभी जिस तरह हमारा फ्लड आया है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान सफरिंग कर रहा है, ये तमाम मामलात को लेके प्राइम मिनिस्टर बारहा बढ़ चुके हैं। और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो साहब, उन्होंने भी बारहा ये बात की है कि पाकिस्तान इससे अकेले जो है वो नहीं निपट सकता, आलमी बरादरी को जो है इसके लिए सामने आना होगा। आप समझ रहे हैं कि इसमें, क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से जो प्लेजेस पाकिस्तान को मिलने हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं, ये कितना बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो इस मामले को एड्रेस करवाए। देखिए शाजिया, अगर आप प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो नुमाइंदे जाते रहे यूनाइटेड नेशन की इस तरह की तकरीबात में, उनकी स्पीचेस उठाएंगी तो एक बड़ी कंप्रीहेंसिव स्पीच आपको मिलती है। तकरीबन उसके अंदर सारे इश्यूज को टच किया जाता है, भारत के साथ ताल्लुकात को भी टच किया जाता है, जो बैनुल अक़वामी इश्यूज हैं उनको भी टच किया जाता है, और उसके साथ साथ अमन सलामती और खुशहाली और जो ट्रेड जस्टिस है, चाहे वो क्लाइमेट जस्टिस है, उस पर भी बात होती है। तो ये सारे इश्यूज उठेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान को चूंकि एक मौका मिलेगा, जिस तरह से मुनीर अकरम साहब ने फरमाया कि बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, साइड लाइन मीटिंग्स होंगी, और यहाँ पे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब हैं, उनके बारे में तो अभी न्यूज इस वक्त ट्विटर पे ये चल रही है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कंसल्टेटिव मीटिंग करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे जिन इंपॉर्टेंट मुस्लिम नेशंस के साथ, जिसमें टर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, इजिप्ट है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो लिहाजा ये चीजें और ये अपॉर्चुनिटीज हमें मयसर आती हैं जहां पे हम इन चीजों को उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस दरकार हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को। एक पीस और स्टेबिलिटी, जो कि इजराइल की वजह से दांव पे लगी हुई है, और उसके साथ अगर हम कश्मीर को नथी कर पाते हैं तो ये हमारी कामयाबी है। अब देखना यह है कि हम उसे कश्मीर को उसके साथ अटैच किस तरह करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है इस एरिया के ऊपर। और दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है वो मल्टीपोलैरिटी है, बिकॉज ये जो ग्लोबलाइजेशन के बायस जो मल्टीपोलैरिटी एमर्ज हुई है, जिसमें न्यू राइजिंग इकोनॉमीज एंड पावर्स एमर्ज कर रहे हैं, इस वजह से जो ओल्ड वर्ल्ड है या ग्लोबल नॉर्थ है वो जरा पीछे हटते हुए नजर आ रही है, बिकॉज इस निजाम में एक नए पावर्स की एमरजेंस हो रही है। तो वो नहीं चाहते कि उनको चैलेंजेस दरकार हों,
तो लिहाजा ये बड़ा इशू है कि इस मल्टीपोलैरिटी को, इस मल्टीलैटरल फोरम्स को किस तरह से सिक्योर करें, वन, टू, पीस एंड स्टेबिलिटी किस तरह से लेकर आए, बिकॉज ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है जहां मल्टीपोलैरिटी फॉर्मेटिव फेज में है, इसमें एक स्पेस है और उस स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हुए इजराइल जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, चाहे वो गजा पे करे, वेस्ट बैंक पे करे, लेबनान पे करे, सीरिया पे करे, ईरान पर करे, यमन पे करे या कतर पे करे या किसी आने वाले दिनों पे किसी और मुल्क के ऊपर करे, तो उस स्पेस का फायदा उठा रहा है। इसको किस तरह से हमने इस सिस्टम को बचाना है, आगे लेके जाना है, मेरा ख्याल है इस वक्त ये बड़ा चैलेंज है। और जितनी भी कंसल्टेशन होगी वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट इशू होगा फलस्तीन के लिए एक चेयर लेना यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो प्रपोजल इस वक्त चाइना की तरफ से आ रहा है और चाइना रिक्वेस्ट कर रहा है सारे ममालिक से कि वो इसे सपोर्ट करें ताकि फलस्तीन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए यूनाइटेड नेशन के अंदर। ठीक है। ऑन साहब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चीन की जानिब से आया है जिसका मुनव्वर साहब बात कर रहे हैं, यानी आलमी बरादरी से जो चीन ने रिक्वेस्ट की है। और दूसरा ये जो 2 साल से जेनोसाइड कर रहा है, जुल्म और बर्बरियत धारा है, इस वक्त जो है गैर मुस्तहकम और तशवीशनाक इलाकाई सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ इजराइल और दूसरी तरफ भारत की वजह से। आप किस तरह देख रहे हैं ये लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में ये दोनों मामलात को एड्रेस करना? देखें, डॉक्टर मुनव्वर साहब जैसे फरमा रहे हैं, बिल्कुल इसमें दूसरी कोई राय नहीं कि अभी अगर ये कहा जाए कि मौजूदा सूरत हाल में ये वक्त यूएन के लिए भी बड़ा मुश्किल है। यूएन को अपना आप दिखाना है, ये बताना है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनको यूएन एक नज़र से देखता है, यानी यूएन में सारे बराबर हैं। कोई भी अगर यूएन के जो चार्टर है, यूएन के जो लॉज हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और उसी अंदाज में एक्शन होगा जैसे किसी कमज़ोर मुल्क के खिलाफ होता है। ये नहीं है कि इसराइल जो है वो चढ़ दौड़े मुस्लिम ममालिक पे और दूसरी जानब भारत जो है वो आलमी बार्डर की खिलाफ वर्जी करे और कश्मीर जिस पे भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा गया और वहां से करारदाद जो है वो पास हुई तो उसको भी ना माने। तो अब जो है सर्वाइवल जो है वो यूएन का भी बहुत हद तक स्टेक पे है। यूएन को बहुत सारे मामलात में फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। अब आप देखें कि एक चाइना में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हांगकांग में और मुझे ये मौका मिला कि उस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को मैंने वहाँ पे देखा और कवर किया। वो IOMED के हवाले से है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन मीडिएशन। चाइना ने एक बनाई जिसमें 25 से ज़ायद ममालिक के वज़राए ख़ारजा थे। अब आप देखें कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनका चाइना पे एतमाद जो है वो बढ़ता जा रहा है इस हवाले से। तो ये यूएन के लिए भी बड़ी सोचने का मकाम है कि अब अगर यूएन डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन रही हैं। तो जिस जानब आप इशारा कर रही हैं कि किस अंदाज में ये तमाम चीजें होंगी, तो यकीनी तौर पे कहीं पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। यूएस जो है वो वीटो कर देता है इजराइल के हवाले से जो करारदाद आती है। तो मुस्लिम ममालिक जो ये मुलाकातें होनी है इसमें ये बताना है डोनाल्ड ट्रंप को कि यूएस के प्रेसिडेंट को कि आप ये जो कर रहे हैं इसमें मुस्लिम ममालिक में एक बेचैनी फैल रही है, डिसअपॉइंटमेंट फैल रही है। तो आप क्योंकि वर्ल्ड सुपर पावर इस वक्त है तो आपको वो किरदार अदा करना है, बजाय ये कि एक मुल्क के हवाले से आप कोई जाके आउट ऑफ वे जाके फेवर दे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो अगर इस UNGA के सेशन की बात करें तो मेरे ख्याल में एक तरफ तो 80 साल मुकम्मल हो गए, दूसरी जानब इसकी इंपॉर्टेंस इस हवाले से है कि दुनिया में पहले मसाइल इतने ज्यादा इस अंदाज में बिखरे हुए नहीं थे जिस अंदाज में अभी नजर आ रहे हैं। तो ये UNGA पे और इसके मेंबर ममालिक और खास करके वो ममालिक जो इसको चला रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों में जो वीटो पावर्स हैं उनको ये देखना होगा कि किस अंदाज में इसको आगे लेके चले। ठीक है मुनीर साहब, इस वक्त फ़लस्तीन के हक में जिस तरह हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक की जो हिमायत सामने आती जा रही है और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से जिस तरह ममालिक सामने आ रहे हैं, बरतानिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, कनाडा ने किया और आज जो है वो जब UN इजलास शुरू होगा जो कि चेयर कर रहे हैं सऊदी अरबिया और फ्रांस, तो फ्रांस का भी मुमकिन तौर पर है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को जो है वो तस्लीम करेगा। आप इजराइल को सफारती महाज पर कितना तनहा देख रहे हैं इस वक्त? मुनीर साहब जी, इजराइल तो बिल्कुल सिफारती लेवल पे तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है
जी, सुनने में आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। मैं कह रहा था कि इसराइल तो आइसोलेटेड है, इसराइल आइसोलेटेड है, पर वो आइसोलेटेड है अमेरिका के साथ, और अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। आ, जो ये आइसोलेशन है इसराइल की, वो नेतन्याहू साहब जो ठीक है मुनव्वर साहब, मुनीर साहब की आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो रही है। आप ले ले सवाल सर। सऊदी अरब और फ्रांस जो है वो इस वक्त न्यूयॉर्क में दर्जनों आलमी रहनुमाओं के साथ मसला फ़लस्तीन की आज़ाद रियासती हल के लिए जो है वो इजलास बुला रहे हैं। आप समझते हैं कि कितना मददगार साबित हो सकता है इस वक्त? बात यह है कि इजराइल मुकम्मल तौर पे मेरी नजर में, और शायद आपके सुनने और देखने वाले जरा इस पे हैरान भी हों, शिकस्त खुर्दा है। लेट मी एक्सप्लेन इट। इजराइल का पहला प्रॉब्लम जो आ रहा है लेजिटिमेसी का आ रहा है। जो हिटलर की फाइनल सॉल्यूशन था उसके बाइस जो उनको लेजिटिमेसी मिली और उन्होंने रियासत का हक लिया बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के मुताबिक, और 1948 में उनका वजूद तस्लीम किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के मुताबिक, जो कि नॉन बाइंडिंग है। और जबकि फलस्तीन पे बाइंडिंग रेजोल्यूशंस ऑफ यूएनएससी की हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन पे वजूद में आया। वो लेजिटिमेसी खो रहा है जो इस वक्त आप यूरोप के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। अमेरिका में 58% से उसकी सिंपैथी गिरकर 17% के ऊपर आ गई है, और जो यूथ है अमेरिका की वो तो नफरत करना शुरू हो गई है। और आपने देखा चार्ली किर्क की असैसिनेशन हुई, उसके जो आखिरी जो उसके बयानात हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं इजराइल के ऊपर, और अमेरिका में ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि इजराइल उनके लिए स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है। दूसरा, उनके अपोजिशन लीडर हैं लेफ्ट लायर, वो ये बात कह रहे हैं कि इजराइल की तारीख में इतनी बदतरीन हुकूमत नहीं आई जिसकी वजह से मईशत, खारजा पॉलिसी, ताल्लुकात और अंदर इत्तेहाद यानी कोहेसिवनेस वो मुतासिर हुआ है बुरी तरह से। इजराइल की फौज के अंदर जवान लड़ने को तैयार नहीं है। तो इसे मैं कहता हूं इजराइल की मुकम्मल शिकस्त नजर आ रही है। और मुझे कहने दीजिए, मुझे लगता है, और मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूं, जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये बन रहा है कि अमेरिका की अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात इस हद तक बढ़ गई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका को कहना पड़ेगा इजराइल को, जिस तरह की तनकीद अमेरिका में चल रही है, कि अपने मामलात आप खुद संभालें। मिसालें देना चाहता हूं, जिस वक्त बेल्जियम में प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे थे नेटो के इजलास में शिरकत के लिए, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए नेतन्याहू के लिए, जब इन्होंने मुआहदे के जंगबंदी के बरखिलाफ जाके ईरान पे जेट फाइटर्स भेजे। ठीक है, मैं मुनव्वर साहब यहाँ मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इजराइल को इस वक्त बड़ा सिफारती धचका लगा है, क्योंकि मुख्तलिफ मगरबी ममालिक जिनमें बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इन सब ने जो है वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। और आज मुतवक्का ये किया जा रहा है, इम्कान ये हैं कि फ़्रांस भी इस किस्म का ऐलान करेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेतन्याहू जो हैं उन्होंने मगरबी ममालिक की जानिब से फ़ैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया और धमकी दी है कि अगर इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे तो दुनिया को इसका रद्द-ए-अमल हम जल्द देंगे। मुनीर साहब, ये कितनी बड़ी धमकी है? और यकीनन जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि इजराइल तो बेलगाम घोड़े की तरह है, वो आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है, जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई सख्त रिएक्शन देगा इजराइल? इजराइल ने तो ये कहा कि हम ग्राउंड बदल देंगे और जाएंगे। मैंने सुना है कि वो 3 ऑप्शंस, एक मैक्सिमल, एक मिनिमम। मुनीर साहब, मुझे आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही है। आप अमेरिका में बैठे हुए, इस वजह से शायद लाइन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ऑन साहब, इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे? क्या रिएक्शन आ सकता है इजराइल की जानिब से? जी देखें, आप एक वक्त में एक मुल्क 2, 4, 6 से लड़ सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया से लड़ना मुश्किल होता है। इजराइल
अंदरूनी खलफशार का शिकार है। वहाँ पे अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो इस वक्त नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे तहरीकें चली हुई हैं और करप्शन का केस अलग से है, बाकी मामलात अलग से हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि इस अंदाज में पूरी दुनिया को आप धमका लें। और इज़राइल ने जो किया उसने अगर सीरिया की बात करें, अगर लबनान की बात करें या उसके साथ साथ दीगर ममालिक की बात करें, तो वो ममालिक जो कमज़ोर थे, ईरान के साथ इसराइल ने जब ईरान पे हमला किया तो फिर दुनिया ने देखा कि किस अंदाज में ईरान ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और फिर कतर के हवाले से जो एक डेवलपमेंट आई, तो अब पूरी दुनिया इस नतीजे पे पहुंची हुई है कि हमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी है। किसी न किसी एक जेनोसाइड जो हो रही है गजा में, वो आप देख लें कि उस हवाले से हर गुजरते दिन के साथ जो है वो दुनिया में बेदारी पैदा होती जा रही है, एहतजाज हो रहे हैं और इन एहतजाजों को हुकूमतें रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद ये एहतजाज बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी जानब मुस्लिम ममालिक के एक बुलाक अब बनता हुआ नजर आ रहा है और इसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से 12 तौर पर कह चुके हैं और जो उनकी हालिया मुलाकातें हुई हैं, जो हमें ज़राए ने बताया, वो इस चीज़ को बड़ा आप ये कहें कि संजीदगी से मुस्लिम ममालिक ले रहे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब, जितनी लाउडली वॉइस जो है पाकिस्तान की फ़लस्तीन के हक में आती है, अभी हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी सफ़ीर ने जिस तरह से इज़राइल को जवाब दिया था, जिस पे उन्होंने समहाउ माजरत तो की है, लेकिन कितनी इतनी वोकल आवाज़ पाकिस्तान की है, इसको लेके इस बार आपको क्या उम्मीद है कि क्या पाकिस्तान इस मामले को उठा सकता है, किस तरह से? देखें, शाजिया आसिम इफ्तिखार साहब बड़े वर्सटाइल किस्म के डिप्लोमेट हैं और वो तर्जमान दफ्तर खारजा रहे। मैंने उनके 12 इंटरव्यू किए और अब वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो बड़ा खुल के जवाब देते हैं और डिप्लोमेसी के अंदर रह के जवाब देते हैं। और जिस तरह इजराइल के नुमाइंदे को सामने बिठा के उन्होंने जवाब दिया और जिस भरपूर अंदाज में जवाब दिया, उसको पूरे अरब रियासतों ने बल्कि पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया और बड़े भरपूर अंदाज में अप्रिशिएट किया। अब आप देखें कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, एक तरफ ईरान की पार्लिमान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे, दूसरी जानब जो है सऊदी अरब के साथ पैक्ट साइन हो रहा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे और जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट शी जो है वो पाकिस्तान को आयरन ब्रदर और जिस तरह अभी सदर ममलिकत का जो दौरा था और उससे पहले जो वजीर आजम पाकिस्तान का SCO का दौरा था, तो मजबूरी तौर पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आलमी मंजरनामे पे सेंटर स्टेज पे खड़ा है। और हम जिस अंदाज में फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत कम ममालिक ने इस तरह खुल के बात की है। और पाकिस्तान के वजीर आजम हो, डिप्टी वजीर आजम हो या उसके साथ साथ जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो हो, बड़ी खुल के बात की जा रही है और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है और किस अंदाज में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है मुस्लिम ममालिक को लीड करने। ठीक है, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का जो खिताब प्राइम मिनिस्टर का, वो बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी एक सिग्निफिकेंस रखता है जब दुनिया ने पाकिस्तान को जो है सराहा है। और यकीनन पाकिस्तान जितने भी खित्ते के मामला इश्यूज़ हैं या दुनिया में जो मसाइल हैं, उनको लेकर बारहा अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। और रही बात फ़लस्तीन की, तो यकीनन जो फ़लस्तीन का रियासती हल है, उसके लिए ज़रूरी हालात पैदा करना बैनुल अक़वामी बरादरी का काम है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।